हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग नेशनल इनकम अकाउंटिंग के एक नए टॉपिक में जा रहे हैं, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड। वैल्यू एडिशन मेथड हम लोगों का खत्म हो गया है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सर इनकम मेथड के थ्रू एनपीएफसी जो कि नेशनल इनकम होता है उसको कैसे कैलकुलेट करें। तो टॉपिक में चलते हैं। देखिए, जो इनकम मेथड होता है बेटा, सबसे पहले तो उसको हम लोग और क्या कहते हैं सर, इट इज ऑल्सो नोन एज योर डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड। दूसरा क्या नाम है, फैक्टर पेमेंट मेथड। आपको पता होगा कि नेशनल इनकम में हम लोग ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड करते ही नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो अगर इनकम मेथड को मैं आपको बताऊं तो ये होता क्या है, income received by all the residents of a country, income received by all the residents of a country for their productive services during a year are added off to obtain national income। एक साल के अंदर अंदर हमारे कंट्री के जितने भी रेसिडेंट्स हैं उन्होंने प्रोडक्टिव सर्विस देते हुए जो भी इनकम कमाया है, जो भी वो लोग अर्न किए हैं, उन सारे फैक्टर इनकम को जब हम जोड़ते हैं तो क्या निकल के आता है, नेशनल इनकम निकल के आता है। सही है। तो इनकम मेथड में जब आप पढ़ोगे तो सर एक तो ये है कि इनकम मेथड में आपका एनडीपीएफसी निकल के आता है जिसको हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। तो इनकम मेथड में सबसे पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, इनकम मेथड में हम लोग कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले एनडीपीएफसी। सर अब एनडीपीएफसी क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। भाई साहब ध्यान दीजिएगा, एनडीपीएफसी बेटा जो है इसी को हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। सर एनडीपीएफसी को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक इनकम। अब इसी डोमेस्टिक इनकम को एक बार कैलकुलेट करने के बाद जब उसके साथ हम लोग ऐड कर देंगे क्या चीज, एनएफआईए। अब ये क्या है सर, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, नेट फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सिंपली आप बोल सकते हो। तो एक बार अगर आपका डोमेस्टिक इनकम निकल जाए तो उसमें अगर आप एनएफआईए को ऐड करते हो तो अब आपका क्या निकल के आता है, एनएनपीएफसी निकल के आता है, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। इसी का नाम है नेशनल इनकम। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर हाउ टू कैलकुलेट एनडीपीएफसी अंडर इनकम मेथड। ये जो एनडीपीएफसी होता है इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तीन चीजों को मिला के। दैट इज एनडीपीएफसी के सर तीन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट दैट इज कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा जो आता है उसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, और जो थर्ड में आता है उसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। फिर से बताना चाहता हूं, कर क्या रहे हैं हम लोग, हमारे रेसिडेंट्स के द्वारा अर्न किए गए सारे फैक्टर इनकम को जोड़ ही तो रहे हैं। अब सर ये जितने भी आपके फैक्टर इनकम हैं बेटा, ये सारे के सारे फैक्टर इनकम तीन फॉर्म में रहते हैं। या तो सर वो आपका कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय होगा। क्या चीज है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, अभी बात करेंगे उसके बारे में। एक तो होता है आपका सीओई, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा आता है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, एंड द थर्ड वन इज दैट इज एमआई, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जितने भी आपके सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे हैं जिनके मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम है उन सबको जोड़ के हम लोग एमआई के अंडर कैटेगराइज करते हैं। एक आ जाता है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस एंड एक है आपका कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। जब आप इन तीनों कंपोनेंट, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनडीपीएफसी, ध्यान रहे, अगर आप इन तीनों को जोड़ते हो तो आपका निकल के आ जाएगा एनडीपीएफसी, दैट इज योर डोमेस्टिक इनकम। और एक बार डोमेस्टिक इनकम निकला कि सर एनएफआईए जोड़ के हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो आगे चलते हैं, हम लोग अभी कंपोनेंट क्या पढ़ेंगे, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये क्या चीज है सर, सीओई। सीओई का मतलब होता है बेटा कंपेंसेशन, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। मतलब जब कोई आदमी किसी एम्प्लॉयर के अंडर काम करे, आप कल को किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जो भी मिले उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सैलरी के फॉर्म में आए,
सर वो सैलरी के फॉर्म में आ सकता है, वो आपका वेजेस हो सकता है, वो आपका जिसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी हो सकते हैं। अब जैसे आप अगर टाटा के कंपनी में जॉब करते हो तो टाटा की कंपनी आपको सैलरी तो दे रही है, उसके अलावा जो है कंपनी आपको एक रेंट फ्री एकोमोडेशन भी तो प्रोवाइड करती है, मतलब कि आपको रेंट नहीं देना है, कंपनी के क्वार्टर में आप रह सकते हो। तो सर क्या ये एक बेनिफिट नहीं है जो कि एम्प्लॉय को मिल रहा है अपने एम्प्लॉयर से? तो जो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय होता है सर सीओई, उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? 3। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं जो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय होता है सर उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहला क्या है सर? दैट इज सैलरी एंड वेजेस। हम लोग यहां पर लिख सकते हैं सैलरी एंड वेजेस इन कैश, सैलरी एंड वेजेस इन कैश। तो पहले मैंने लिखा कि सर पैसे के फॉर्म में हमको कुछ मिलता है जो कि हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, दैट योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ 1 लाख मान लो एक फॉर एग्जांपल, तो वो हो गया आपका सैलरी एंड वेजेस। दूसरा सर हमको मिलता है सैलरी एंड वेजेस इन काइंड। अब इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि ये क्या चीज होता है। काइंड का मतलब सर डायरेक्टली पैसा तो कंपनी हमको दे नहीं रही है, लेकिन वो हमको कुछ ऐसे बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, अगर वो बेनिफिट हम खुद मार्केट से लेते, अवेल करते, तो हमको पैसा देना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल कंपनी की तरफ से मुझे एक क्वार्टर मिला हुआ है जिसमें मैं आराम से रहता हूं, मुझे उसके लिए कोई रेंट पे करना नहीं पड़ रहा, मतलब सर ये आ गया सैलरी एंड वेजेस इन काइंड। आप जिस कंपनी में जॉब करते हो बेटा, वहां पर आपको लंच एंड डिनर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है, फ्री कैंटीन फैसिलिटी, ये क्या होगा? सैलरी एंड वेजेस इन काइंड। सर घर से ऑफिस जाने आने के लिए कंपनी जो है आपको एक गाड़ी प्रोवाइड करती है, क्या हो जाएगा? सैलरी एंड वेजेस इन काइंड। अब मान लेते हैं कि आपके बच्चों के पढ़ाई के लिए, उनके हेल्थ एक्सपेंडिचर के लिए भी कंपनी खर्चा कर रही है, तो ये दोबारा किस में आएगा? सैलरी एंड वेजेस इन काइंड। तो कॉन्सेप्ट बस इतना है कि एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से जो भी मिले वो सारा आपका कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, चाहे वो कैश के आकार में फाइनेंशियल बेनिफिट आपको मिले या फिर वो नॉन फाइनेंशियल, मतलब डायरेक्ट कंपनी पैसा तो नहीं दे रही है, लेकिन उसके बदले में उसने आपको रहने के लिए घर, खाने के लिए लंच, आने जाने के लिए आपको गाड़ी, ये सारा कुछ प्रोवाइड कर रही है, तो उसको हम लोग कहेंगे सैलरी एंड वेजेस इन काइंड। एंड द लास्ट वन वेरी इंटरेस्टिंग, employers contribution to social security scheme। अब इस चीज को मैं थोड़ा और डिटेल में लिखता हूं। सर ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम है क्या? मैं इसको लिख देता हूं, सोशल सिक्योरिटी। चलते हैं इसके बारे में बात करेंगे कि सर ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या होता है। ध्यान देके देखिएगा बंधु, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इसको डिकोड करते हैं। क्या है सर ये? बेटा ये एक ऐसा स्कीम है, ये एक ऐसा योजना है जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, सुरक्षा। तो किस टाइप की सुरक्षा, किस टाइप की सिक्योरिटी? फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन द सोसाइटी, इन द सोसाइटी। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या है सर? इट इज ए स्कीम that will provide financial security to the employee in the society after its retirement, after his retirement। मतलब कोई बंदा रिटायर्ड हो जाए तो उसके बाद भी तो उसको सोसाइटी में सरवाइव करना है, तो उस टाइम उसको सोसाइटी में एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए अभी से जो है कंपनी कुछ एफर्ट्स दे रही है। किन फंड के थ्रू? इसके सर कुछ एग्जांपल्स भी हैं, मैं आपको बताता हूं। सोशल सिक्योरिटी स्कीम के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे सर? एक तो हो जाएगा आपका ईपीएफ, जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, और क्या आ सकता है सर? जीपीएफ, ग्रॉस प्रोविडेंट फंड। फिर क्या है सर? ग्रेचुइटी, ठीक है। फिर आप लोग बोल सकते हो जैसे पेंशन फंड, पेंशन फंड। एक आ गया आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ईएसआई। तो ऐसे करके दीज आर वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो कि कंपनी आपके लिए बनाती है, सही है। तो एक एम्प्लॉयर के पास से एम्प्लॉय को क्या क्या चीज मिला? सर डायरेक्ट कैश के आकार में मिला, सैलरी एंड वेजेस।
दूसरा कुछ बेनिफिट्स मिले, घर, गाड़ी, खाना पीना, आपके यूनिफॉर्म, वो सब आ गए आपके सैलरी एंड वेजेस इन काइंड। और लास्ट में बचा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग है गुरु, जानबूझ के मैंने यहां पर लिखा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, मतलब साफ है कि अगर एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन क्वेश्चन में दिया है तो गुरु नहीं लेना है उसको कि सर एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम विल नॉट बी इंक्लूडेड, बट व्हाई, कॉन्सेप्ट को समझे। फॉर एग्जांपल एक मिस्टर ए है सर, अब मिस्टर ए को क्या मिला, अगर हम इसी टॉपिक को थोड़ा आगे देखें, मिस्टर ए को सैलरी एंड वेजेस इन कैश में कितना मिल गया, मैं यहां पर लिख रहा हूं सर, कैश उसको मिला 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए उसको मिलता है सैलरी। सर काइंड में उसको कितना मिला, मतलब वो जो रेंट फ्री एकोमोडेशन है या फिर जो खाने पीने की टॉपिक, खाने पीने का चीज जो आपको लंच एंड डिनर आपको मुफ्त में मिल रहा है, या फिर जो आपके एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन के ऊपर कंपनी खर्चा कर रही है, हेल्थ के ऊपर खर्चा कर रही है, उन सबको हम काइंड में मान लेते हैं। और उसको अगर हम मॉनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट करें तो सर उसका वैल्यू हम मान के चलते हैं 50,000। ठीक, तो 1 लाख रुपए मिल गए कैश के फॉर्म में, 50,000 रुपए मिले काइंड के फॉर्म में। अब लास्ट क्या है सर, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। समझना है गुरु, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करिएगा, मैं उसको और डिटेल में आप लोगों को बताइएगा क्या बता रहा है यहां पर। अब जैसे सर मान लीजिए जो एम्प्लॉयर है, जो आपका एम्प्लॉयर है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम एम्प्लॉयर ले लेते हैं टाटा, आप टाटा में काम करते हैं। अब टाटा कंपनी आपको क्या बोलती है कि जैसे आप अपने सैलरी से अपने फ्यूचर को सेफगार्ड करने के लिए अपने सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कुछ पैसा डालिए। अब क्योंकि सर आपको इनकम हो रहा है हर महीने, तो आप अपने फ्यूचर को सेफगार्ड तो करना चाहोगे ना, तो कंपनी आपको ये बोलती है कि बेटा तुमको जो सैलरी मैं दे रहा हूं 1 लाख रुपए, उसी 1 लाख रुपए से तुम एम्प्लॉई अपने फ्यूचर को सेफगार्ड करने के लिए कुछ पैसा रखो। तो सर जो मिस्टर ए है जो मिस्टर ए है उसने अपने ही सैलरी से 10,000 काट के, मिस्टर ए जो है उसने अपने ही सोशल सिक्योरिटी स्कीम में 10,000 रुपए ऐड किए फ्यूचर को सेफगार्ड करने के लिए। अब टाटा कंपनी जो है उसने दोबारा 10,000 रुपए उसमें डाले, तो ध्यान देके देखना है, सैलरी मिल गया टाटा से कितना 1 लाख, काइंड में मिला 50,000, हो गए 1,50,000। उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी स्कीम में टाटा कंपनी एक्स्ट्रा 10,000 रुपीज आपके लिए डाल रही है, तो आपको टोटल कितना मिला 1 लाख प्लस 50,000 और ये वाला 10,000 जो कि आपके एम्प्लॉयर ने डाला हुआ है। एम्प्लॉय के द्वारा डाले हुए पैसे को हम लोग ऐड नहीं करते हैं, रीजन क्या है सर, डबल काउंटिंग हो जाएगा। सिंपल है कि सर अगर एम्प्लॉय ने, ये मिस्टर बंदा जो है, मिस्टर ए जो है, ये जो 10,000 रुपए डाल रहा है, अगर उसको आप दोबारा गिनते हो देन इट विल लीड्स टू डबल काउंटिंग। क्यों सर, बिकॉज ये जो 10,000 उसने कंट्रीब्यूट किया हुआ है वो कहां से किया हुआ है, अपने ही सैलरी में से तो निकाल के किया हुआ है। इसीलिए सर एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन को नहीं लेना है। मैं फिर से यहां पर लिख रहा हूं, अगर एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है तो एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन को हमको नहीं लेना है। एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन को नहीं लिया जाता, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन को लिया जाता है, आपको ध्यान रखना होगा। तो ये हो गया आपका कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉई। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो जैसे इसमें जानने वाला चीज क्या है सर, कई बार क्वेश्चन में जब आप न्यूमेरिकल करोगे, अगर डायरेक्टली कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय लिख दिया है 1 लाख रुपए, अब उसके नीचे वो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या देता है, सैलरी इन कैश, मान लो दोबारा दिया है 20,000 और उसके बाद फिर से दोबारा लिख रहा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम,
मान लीजिए देता है 20,000। अगर आप न्यूमेरिकल करते वक्त ये चीज देखते हो तो गुरु ध्यान रहे, इसको हमको नहीं लेना है, सैलरी एंड कैश को भी नहीं लेना है। बट व्हाई सर? बिकॉज क्वेश्चन में डायरेक्टली कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन। भाई साहब सीओई अगर नहीं है क्वेश्चन में तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जो है हम उसके कंपोनेंट को ऐड करते हैं, सैलरी एंड वेजेस इन कैश, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को हमको ऐड करना पड़ता है। कब? जब कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय इज नॉट डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन। लेकिन अगर सीओई आपको दे दिया है क्वेश्चन में, तब उसके कंपोनेंट को हमको ऐड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सीओई को आपको लेके आगे कैलकुलेशन में बढ़ जाना है। सही है, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग बात करेंगे सर ऑपरेटिंग सरप्लस के बारे में। किसके बारे में हम लोग बात करेंगे? ऑपरेटिंग सरप्लस। ध्यान देके देखिएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस ये क्या चीज होता है सर? अब ऑपरेटिंग सरप्लस के दो सोर्सेस होते हैं। एक तो हो गया आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। दूसरा सर इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। फिर से मैं बताना चाहता हूं, ऑपरेटिंग सरप्लस के सर दो पार्ट्स हैं। एक तो हो गया आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और जो दूसरा आता है वो है आपका इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। अगर प्रॉपर्टी से आने वाले इनकम के बारे में हम लोग बात करें तो ये तीन तरीके के होते हैं। क्या क्या है सर? पहला तो हो गया आपका रेंट, एक हो जाएगा आपका रेंट इनकम, दूसरा है आपका इंटरेस्ट इनकम, और जो तीसरा है दैट इज आपका रॉयल्टी। ठीक, एक होता है आपका रेंट, एक होता है आपका इंटरेस्ट, एक होता है आपका रॉयल्टी। अगर आप इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करो तो सर इसका एक ही इनकम है जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट। मतलब जितने भी बिजनेस फॉर्म्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप जब आप करते हो, जब आप एंटरप्राइज चलाते हो, तो उससे निकलने वाले इनकम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉफिट। अब आगे टॉपिक है कि सर जो प्रॉफिट है दैट इज अगेन यूज्ड फॉर 3 पर्पजेस। प्रॉफिट जो है उसको हम 3 अलग अलग पर्पज से यूज करते हैं। क्या क्या सर? सबसे पहला जो है वो है पेमेंट ऑफ आपका कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स जो है हम पे करते हैं आउट ऑफ हमारा प्रॉफिट। दूसरा पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब डिविडेंड क्या होता है इसके बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहो तो आप सेक्शन 123 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आप फॉलो कर सकते हो, जिसमें आपको पता चलेगा कि डिविडेंड क्या चीज होता है। इट इज द डिस्ट्रीब्यूटेबल पार्ट ऑफ प्रॉफिट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द शेयर होल्डर। इसको हम लोग एक तरीके से कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कहते हैं। डिविडेंड इज ऑल्सो नोन एज क्या चीज? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि शेयर होल्डर से पैसा लेने के लिए कंपनी को बदले में क्या देना पड़ता है? डिविडेंड देना पड़ता है। और शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड क्या है? एक तरीके का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही है। तो जो प्रॉफिट है वो 3 चीजों के लिए यूज किया जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स देने के लिए, डिविडेंड देने के लिए, एंड सर रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग। अब आगे अगर हम लोग बात करें कि सर ये रिटेन्ड अर्निंग क्या चीज है, भाई साहब रिटेन्ड अर्निंग को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिटेन्ड अर्निंग क्या चीज है? सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर्स, सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, या फिर सिंपली आप इसको कॉर्पोरेट सेविंग्स के नाम से भी जान सकते हो। इसको हम लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट का वो हिस्सा जो मैं
शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए अपने ही कंपनी के लिए रिटेन करता हूं। बहुत सिंपल है भाई, रिटेन अर्निंग उल्टा करके पढ़ो ना, इट इज दैट पार्ट ऑफ माय अर्निंग व्हिच इज रिटेन इन माय बिजनेस फॉर फ्यूचर पर्पस। फ्यूचर में आने वाले कंटिजेंसीज, फ्यूचर में आने वाले इमरजेंसी, या फिर फ्यूचर में कंपनी के ग्रोथ के लिए जो पैसा चाहिए, उस पैसे को जब मैं आज स्टोर करके अपने पास रखता हूं बिना शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, और फिर आप उसको रिटेन अर्निंग भी कह सकते हो, और इन सिंपल लेमन लैंग्वेज हम उसको रिजर्व्स के नाम से भी जानते हैं। रिजर्व्स, तो सर रिजर्व्स कहते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं, सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर कहते हैं, एंड रिटेन अर्निंग कहते हैं। तो ये तीन, अगेन फिर से बता रहा हूं, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए इन तीन कंपोनेंट को हमको जोड़ने पड़ेंगे अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली प्रॉफिट दे देता है। बहुत सुंदर सर, अगर डायरेक्टली प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन, नो नीड टू इंक्लूड ऑल दिस कंपोनेंट, सिर्फ आप प्रॉफिट को लेके आगे बढ़ सकते हो। अगेन प्रॉफिट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अगर हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो एक तो हो गया रेंट। रेंट को अगर मैं फिर से बताऊं तो रेंट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स, रेंट इंक्लूड्स बोथ, अगर हम रेंट के बारे में बात करें देन रेंट इंक्लूड्स बोथ एक्चुअल रेंट एंड इम्पुटेड रेंट। तो जो रेंट होता है बेटा वो इंक्लूड एक्चुअल रेंट एंड इम्पुटेड रेंट। इम्पुटेड रेंट आपने पढ़ा होगा, द इम्पुटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस। तो जो एस्टिमेटेड रेंट होता है, कायदे से हम उसको पे नहीं करते, देयर इज नो एक्चुअल पेमेंट इन्वॉल्व, बट स्टिल हम उसको एस्टिमेट करके कैलकुलेट करते हैं। तो सर रेंट के अंदर बहुत आपका एक्चुअल रेंट एंड इम्पुटेड रेंट जाता है। ये थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आने वाला आपको। अगर रेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन सिंपली यू हैव टू टेक इट, अगर रेंट नहीं दिया है आपको नहीं लेना है। अगर हम इंटरेस्ट के बारे में बात करें, अगेन एक्चुअल इंटरेस्ट और आपका इम्पुटेड इंटरेस्ट दोनों ही इसके अंदर आता है, इम्पुटेड इंटरेस्ट। ठीक, अब रॉयल्टी क्या होता है सर? रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। भाई साहब आप किसी को लोन दिए हो, सामने वाला बंदा जब आपको इंटरेस्ट पे करे तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। लास्ट में आता है आपका रॉयल्टी। अब रॉयल्टी क्या है, ध्यान देके सुनिएगा। जब आप अपने राइट्स को किसी दूसरे बंदे को देते हो, अब जैसे गांव में मेरा एक बड़ा सा जमीन पड़ा हुआ है और मैं तो भुवनेश्वर में रहता हूं। मान लेते हैं कि गांव में मेरे पास एक बड़ा सा जमीन है। अब उस जमीन को कोई एक कॉन्ट्रैक्टर है, कोई एक माइनिंग वाला बंदा है जो कि उसको यूज करना चाहता है, उसमें कुछ खुदाई करके उसके नीचे मिलने वाले सारे एसेट्स को वो लेना चाहता है। अब क्योंकि वो मेरे प्राइवेट प्लॉट में कोई एक्सरसाइज करना चाहता है तो कायदे से उसको मुझे क्या देना पड़ेगा, कुछ पैसे देने पड़ेंगे, कुछ कंसिडरेशन देने पड़ेंगे, जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, रॉयल्टी। देन व्हाट इज रॉयल्टी? Royalty is the consideration that is charged by me. Why? Or that is charged by the owner of the land, the owner of the asset. Why sir? क्योंकि मैं अपना राइट उसको दे रहा हूं कि भाई साहब तुम मेरे जमीन पे जाके कोई एक्सरसाइज कर सकते हो, कोई काम कर सकते हो। तो इसको हम लोग कहते हैं द इनकम जनरेटेड फॉर ग्रांटिंग राइट्स फॉर सब सॉइल एसेट। क्या बोला मैंने? फॉर ग्रांटिंग राइट्स टू यूज सब सॉइल एसेट्स। जो जमीन के नीचे मिलने वाले आपके मिनरल से या फिर कुछ भी उसको यूज करोगे आप, तो बदले में आपको मुझे कुछ देना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ दैट लैंड। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रॉयल्टी। ये भी एक तरीके का आपका इनकम कहलाता है। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी तीन तरीके के हैं, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, रॉयल्टी हो गया। रॉयल्टी के लिए मैं यहां पर सिर्फ सब सॉइल एसेट लिख देता हूं, आप लोग समझ जाना, सब सॉइल एसेट। कि सर सब सॉइल एसेट के बदले में जो पैसा हम लोग चार्ज करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, रॉयल्टी। तो आपको ध्यान में आए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तब हमारा क्या निकल के आता है, तब निकल के आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, या फिर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओएस।
ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकलता है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आगे बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं एक बढ़िया सा टॉपिक, दैट इज इंटरेस्ट। अगर हम लोग इंटरेस्ट के बारे में बात करें थोड़ा और, गुरु नजर हटी दुर्घटना घटी, ध्यान देके देखना है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग से बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाले एक 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है सर? व्हाट आर दोज इंटरेस्ट विच आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? 3 तरीके के ऐसे इंटरेस्ट हैं जिसको हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्या है सर वो इंटरेस्ट? पहला, एनी इंटरेस्ट पेड बाय, एनी इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट। अगर गवर्नमेंट जो है वो जनरल पब्लिक के लिए कोई लोन ले रही है, अब सर गवर्नमेंट लोन कब लेता है? When government revenue are not sufficient to meet its expenditure requirement, जब गवर्नमेंट का जो कमाई है, उसका जो इनकम है वो सफिशियंट नहीं है कि वो अपने सारे एक्सपेंडिचर को मीट कर सके, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करता है सर? लोन लेके लोगों के लिए खर्चा करता है। तो सर ऐसा माना जाता है कि वो प्योरली कंजम्पशन पर्पज में वो खर्चा करता है। तो अगर गवर्नमेंट कोई लोन लेता है जनरल पब्लिक के लिए खर्चा करने के लिए, और उसी लोन के ऊपर अगर कल को गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे कर रहा है, देन दैट इंटरेस्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो पहले मैंने क्या लिखा? एनी इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट। अगर दूसरा हम लोग बात करें, इंटरेस्ट पेड बाय इंडिविजुअल्स ऑन loans taken for consumption purpose, ध्यान देके देखिएगा, कंजम्पशन पर्पज। अगर सर आप कंजम्पशन पर्पज से कोई लोन लेते हो, कंजम्पशन पर्पज मतलब समरी ऑफ द स्टोरी ये बताता है कि भाई साहब कोई भी लोन अगर प्रोडक्टिव पर्पज में लिया गया है तब उसके अगेंस्ट में दिए जाने वाले हर एक इंटरेस्ट को हम लोग नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। लेकिन अगर कोई लोन आप कंजम्पशन पर्पज में लेते हो, कोई शादी के लिए लोन ले रहा है, मैरिज लोन, सर कोई अपने लिए कोई गाड़ी खरीदने के लिए लोन ले रहा है, तो भाई तुम्हारे शादी करने से, तुम्हारे गाड़ी खरीदने से हमारे इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं है। तो वो ये बता रहा है कि सर अगर आप कोई कंजम्पशन पर्पज लोन लेते हो और उस कंजम्पशन पर्पज लोन के अगेंस्ट में अगर आप कोई इंटरेस्ट पे करते हो, देन दैट इंटरेस्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ध्यान रहे, अगर कोई इंडिविजुअल है, ये किसके लिए लागू है? अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर कोई सिंगल बंदा है और अगर वो लोन लेता है कंजम्पशन पर्पज के लिए, तो उसके अगेंस्ट में दिए जाने वाले कोई भी इंटरेस्ट को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। थर्ड में वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट पेड बाय वन बिजनेस फर्म टू अनदर बिजनेस फर्म। To another business firm for corporate borrowing, for corporate borrowings। ध्यान देके देखिएगा क्या है सर, बता रहा है एनी इंटरेस्ट पेड बाय वन बिजनेस फर्म्स टू अनदर बिजनेस फर्म्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये है आपका टाटा और ये है सर आपका बाटा। अब टाटा कंपनी जो है बाटा कंपनी को कभी पास्ट में लोन दे रखी थी, जो टाटा कंपनी है उससे जो बाटा कंपनी है उसने कुछ अमाउंट ऑफ लोन लिया हुआ था, और आज अगर उस लोन, ये उसको क्या प्रोवाइड करता है सर? लोन। और बदले में बाटा कंपनी आज टाटा को क्या पे कर रही है? इंटरेस्ट पे कर रही है उस लोन के अगेंस्ट में। कितना? मान लीजिए 10,000 रुपीज।
तो अगर 10,000 रुपीज बाटा कंपनी इंटरेस्ट पे करती है किसको, टाटा कंपनी को, देन दैट 10,000 रुपीज ऑफ इंटरेस्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड सेपरेटली इन नेशनल इनकम। बट व्हाई? लॉजिक ये बताता है कि यहां पर इंटरेस्ट रिसीव करने वाला जो फर्म है वो खुद एक बिजनेस फर्म है। अब सर क्योंकि बिजनेस फर्म है तो इन फ्यूचर ये टाटा कंपनी अपने लिए एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाएगा ही पक्का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो बनाएगा ही बनाएगा। अब जब उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो बनाएगा तो उसमें वो ये चीज मेंशन करेगा कि इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बाटा, ऐसे करके वो अपने अकाउंट में ये 10,000 रुपीज ऑलरेडी ऐड करके रखा होगा सर। तो मतलब साल के लास्ट में यहां पर जो प्रॉफिट निकल के आएगा, मान लीजिए यहां पर 5 करोड़ का एक प्रॉफिट निकल के आया, तो सर क्या ये 10,000 अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट उस प्रॉफिट के अंदर इंक्लूडेड नहीं है? बिल्कुल इंक्लूडेड है सर। तो अगर हम इसको सेपरेटली इंक्लूड करेंगे इट विल लीड्स टू डबल काउंटिंग, क्योंकि भैया आज ही हमने पढ़ा है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप में हम लोग पूरे प्रॉफिट को तो इंक्लूड कर ही रहे हैं ना। मतलब सर टाटा कंपनी का ये जो 5 करोड़ है ये तो आपका आएगा ही आएगा ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर, तो इस इंटरेस्ट को दोबारा क्यों ऐड कर रहे हैं? इट विल लीड्स टू डबल काउंटिंग। फिर से मैं बताना चाहूंगा आपको, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सबसे पहला, एनी इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट, अगर गवर्नमेंट पे कर रही है कोई इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट। दूसरा आ जाता है आपका इंटरेस्ट पेड बाय इंडिविजुअल्स ऑन लोन टेकन फॉर कंजम्पशन पर्पस। एंड तीसरा, इंटरेस्ट पेड बाय वन बिजनेस फर्म्स टू अनदर बिजनेस फर्म फॉर कॉर्पोरेट बोरोइंग्स। तो इन सबको अगर आप ध्यान देखें पढ़ते वक्त तो आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आगे चलते हैं, बात करते हैं सबसे बेहतरीन टॉपिक, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय हम लोगों का खत्म हो गया है। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और उसके साथ साथ प्रॉफिट, ये सब हम लोगों ने पढ़ चुका है। अभी लास्ट एक टॉपिक बचा है जिसको मैं और डिटेल में आपको बताना चाहूंगा, दैट इज प्रॉफिट। ध्यान दीजिएगा गुरु, व्हाइट बोर्ड की तरफ लाइव बना दूंगा, बता रहा हूं, इतना बढ़िया से मजेदार वे से आप लोगों को समझा रहा हूं। काइंडली कॉन्सेंट्रेट, ध्यान देके देखें, बार बार देखें, मन ना भरे तो 1000 बार देखें, पर देखें और देख के इसको समझें। क्या है सर कि प्रॉफिट, गुरुदेव अगर किसी जगह पे प्रॉफिट लिखा है, मैं फिर से बताना चाहूंगा, अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट लिखा है और उसके पहले और उसके पीछे कुछ नहीं लिखा है, देयर इज नो प्रीफिक्स और सफिक्स, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लिखा है, तो बंधु प्रॉफिट का मतलब हम लोग मान के चलेंगे कि हमको क्या दे दिया है क्वेश्चन में, ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन। तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि सर ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन। उसी चीज को हम लोग और क्या कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसको हम लोग कहते हैं पीबीटी, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रॉफिट दिया है तो कुछ नहीं ऐड करना है। प्रॉफिट के जो 3 कंपोनेंट आपको मैंने बताए, कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन अर्निंग, डिविडेंड, इन तीनों को दोबारा आपको ऐड नहीं करना है अगर डायरेक्टली प्रॉफिट इज गिवन। तो सर एक क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले अगर प्रॉफिट आपको देता है उसके बाद इससे हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं सर कॉर्पोरेट टैक्स, इससे हमको माइनस कर देना होता है कॉर्पोरेट टैक्स। अब कॉर्पोरेट टैक्स देने के बाद जो बच जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, उसको हम लोग कहते हैं नेट प्रॉफिट। क्या कहते हैं उसको गुरु, उसको कहते हैं बंधु नेट प्रॉफिट। इसी का नाम क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये जो नेट प्रॉफिट बचा सर, इस नेट प्रॉफिट को 2 तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक तो हो गया आपका डिविडेंड, एक क्या है आपका डिविडेंड, और दूसरा जो है दैट इज आपका रिटेन्ड अर्निंग, वो बन जाता है आपका रिटेन्ड अर्निंग। तो गुरु अब जैसे एग्जांपल में अगर मैं लूं तो प्रॉफिट मान के चलिए कितना था आपका, एक एग्जांपल अगर हम लोग देखें सर, प्रॉफिट कितना था आपका, फॉर एग्जांपल 10 लाख, प्रॉफिट कितना था 10 लाख, उसमें से हमने कॉर्पोरेट टैक्स कितना पेमेंट कर दिया 3 लाख। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, तो बचा क्या सर, बचा आपका 7 लाख, तो 7 लाख क्या हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। अब ये जो 7 लाख है वो 2 तरीके में डिवाइड हो जाएगा, एक तो डिविडेंड, फॉर एग्जांपल हम लोग दे देते हैं कितना डिविडेंड
5 लाख का हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं शेयर होल्डर के बीच में। बचा कितना सर? बचा आपका 2 लाख। इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिटेन अर्निंग। 2 लाख क्या है आपका? रिटेन अर्निंग। 5 लाख क्या है आपका? डिविडेंड। ये जो 7 लाख बचा, ये 7 लाख क्या हो जाएगा आपका? नेट प्रॉफिट। 3 लाख जो बचा सर, ये क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका कॉर्पोरेट टैक्स। और ये जो 1 लाख है, ये है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ये है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ध्यान देके देखें। तो अब इसमें पढ़ने लायक क्या है, याद रखने वाला टॉपिक क्या है, समझने वाला टॉपिक क्या है कि गुरु अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट देता है और कॉर्पोरेट टैक्स भी देता है, ध्यान देके सुनना, अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करके वो लिख सकता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एक ही बात है। अगर नेट प्रॉफिट देता है और उसके साथ कॉर्पोरेट टैक्स भी देता है तो आपको दोनों को जोड़ने हैं। क्यों सर? लॉजिक बताता है कि हमको हमेशा कैलकुलेट करना पड़ता है ग्रॉस प्रॉफिट। हमको क्या चीज कैलकुलेट करने हैं? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने हैं सर, इसको निकालना है। तो अगर नेट प्रॉफिट देता है 7 लाख तो उसमें हमको ऐड कर लेना है कॉर्पोरेट टैक्स। इसको 3 लाख को 7 लाख के साथ जब आप जोड़ोगे तब आपका 10 लाख निकल के आएगा। अगर आप कोई क्वेश्चन करते हो, अगर आप कोई न्यूमेरिकल करते हो जिसमें सर डिविडेंड दे रखा है, रिटेन अर्निंग दे रखा है और कॉर्पोरेट टैक्स भी दे रखा है, फिर से बता रहा हूं क्या क्या दिया है, डिविडेंड दे रखा है, रिटेन अर्निंग और कॉर्पोरेट टैक्स, तब आपको डिविडेंड, रिटेन अर्निंग, कॉर्पोरेट तीनों चीजों को ऐड कर लेना है जिससे आपका क्या निकल के आ जाए? ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाए। तो जो इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप के नीचे हम लोगों ने प्रॉफिट लिखा था ना बाबू, वो प्रॉफिट हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में लिखा हुआ था कि हमको क्या कैलकुलेट करने हैं? ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं। कैसे कैलकुलेट करें? अगर क्वेश्चन में डिविडेंड, रिटेन अर्निंग और कॉर्पोरेट टैक्स दिया है तो तीनों को ऐड कर लेना है। अगर सर नेट प्रॉफिट दिया है, चालाकी क्या करता है ना बोर्ड, नेट प्रॉफिट देता है और फिर से कंफ्यूज करने के लिए डिविडेंड और रिटेन अर्निंग में देता है। भाई साहब मत लेना, मरोगे, मत लेना। अगर नेट प्रॉफिट दिया है और उसके बाद फिर से डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग दिया है तो क्यों लेना है? क्योंकि डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग बोथ आर पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट ओनली। सर ये दोनों ही नेट प्रॉफिट के अंदर के ही तो टॉपिक है, मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट के अंदर इंक्लूडेड है। तो सर इसको दोबारा हमको ऐड नहीं करना है। अगर सर हम कोई क्वेश्चन करें, अगर हम कोई क्वेश्चन करें उसमें अगर मानता है, मान लो कि सिर्फ डिविडेंड दिया है सर, सिर्फ डिविडेंड और कुछ नहीं दिया है, डिविडेंड 20,000, तो क्या करूं सर? ले लेना है डिविडेंड को। क्यों? क्योंकि इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट, ले लो। सर अगर डिविडेंड दिया है और रिटेन अर्निंग भी दिया है 5,000, अब क्या करूं सर? तो भाई साहब दोनों को ले लो ना, दिक्कत क्या है? डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग बोथ आर पार्ट ऑफ प्रॉफिट। लेकिन सर अगर डिविडेंड, रिटेन अर्निंग एंड कॉर्पोरेट टैक्स देता है तब क्या करूं? तो गुरु तीनों को ले लो, क्योंकि सर रिटेन अर्निंग, कॉर्पोरेट टैक्स एंड डिविडेंड ये तीनों के तीनों जो हैं आपके क्या है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो इन तीनों को ले लेना है। तीनों किसके पार्ट है? प्रॉफिट के पार्ट है। लेकिन ये गया पहला। दूसरा क्वेश्चन, अगर सर आप कोई न्यूमेरिकल करते हो जिसमें आपको लिखा है नेट प्रॉफिट, क्या लिखा है? नेट प्रॉफिट 50,000 और नीचे फिर से लिखता है जानबूझ के कि डिविडेंड 5,000 और फिर क्या लिखता है? कॉर्पोरेट टैक्स, फिर लिखता है कॉर्पोरेट टैक्स मान लेते हैं 10,000। अब क्या करूं सर? ध्यान देके देखिएगा, नेट प्रॉफिट दिया है, फिर से डिविडेंड दिया है, डिविडेंड को आपको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इनसाइड नेट प्रॉफिट। बट आपको कॉर्पोरेट टैक्स को ऐड कर लेना है, नेट प्रॉफिट के साथ कॉर्पोरेट टैक्स को आपको ऐड कर लेना है। क्यों? क्योंकि जब आप नेट प्रॉफिट के साथ जब आप नेट प्रॉफिट के साथ कॉर्पोरेट टैक्स को जोड़ोगे तो आपका क्या निकल के आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। अगर हम लोग लास्ट में मिक्स्ड इनकम के बारे में बात करें, अगर हम लोग किसके बारे में बात करें? मिक्स्ड इनकम एक टॉपिक है आपका, ध्यान देके देखिएगा। अगर हम लोग मिक्स्ड इनकम के बारे में बात करते हैं, सर ये क्या है? जो लास्ट कंपोनेंट है आपका मिक्स्ड इनकम, बेटा ये होता है इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। कई सारे लोग ऐसे होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे उनका घर का रेंट कुछ आता है, वो लोग सुबह कोई काम करते हैं,
जैसे कोई बंदा है वो सुबह पार्क में जाके लोगों को योगा सिखाता है, दिन भर अपने दुकान को टाइम देता है और शाम को वो डॉग ट्रेनिंग में जाता है। कुछ लोगों को, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके घर में जो डॉग्स वो लोग पेट्स रखे हैं, उनको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है शाम को। तो सर उसके मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम है। तो जो बंदा मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम करे और जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट ना कर सकें, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इसके लिए सिंपल है, इफ गिवन, अगर क्वेश्चन में दिया है देन टेक इट, इफ नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है सिंपली इग्नोर, आपको टेक इट एज क्या कर लेना है, टेक इट एज 0। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको 0 ले लेना है, जितना अमाउंट दिया है उतना अमाउंट आपको ले लेना है, सिंपल है। मिक्स्ड इनकम में कोई दिक्कत नहीं आने वाला, ठीक। तो समरी अगर हम लोग देखें तो अब तक क्या सीखे कि सर एनडीपीएफसी कैसे निकलता है। अगर हम लोग समरी के बारे में बात करें तो एनडीपीएफसी निकालने के लिए हमको सीओई, उसके साथ ऐड करने पड़ेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस, उसके साथ ऐड करने पड़ेंगे आपको मिक्स्ड इनकम। फिर से बता रहा हूं, अगर कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्टली गिवन तो सर दोबारा सैलरी एंड वेजेस इन कैश, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड और आपका एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन नहीं लेना है। अगर डायरेक्टली कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया है तो, नहीं दे रखा है तब आपको सैलरी एंड वेजेस इन कैश प्लस काइंड प्लस एम्प्लॉयर्स, ध्यान में इसको जहन में डालो, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ऐड होगा, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन नहीं ऐड होगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट 4 चीजें जाते हैं और लास्ट में बचा एमआई। इतना अगर करते हो तो एनडीपीएफसी निकल जाएगा और उसके बाद एक बार अगर एनडीपीएफसी निकला तो उसमें प्लस एनएफआईए कर दो, यू विल गेट योर नेशनल इनकम। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया। थैंक यू।